नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आजीविका के आज की क्लास में हम ग्रामोद्योग पर चर्चा करेंगे। अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका। तो इसी पर आज हम बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से आप जरूर देखिएगा। अगर आप घर बैठे एडीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एडीओ का कंप्लीट पैकेज मात्र 1499 में आपको मिल जाएगा और एडीओ का पंचायती राज ग्रामीण विकास आजीविका का पैकेज मात्र 999 में मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे आज का क्लास। टॉपिक का नाम है ग्रामोद्योग। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रामोद्योग का जो है अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम ग्रामोद्योग का शाब्दिक अर्थ समझेंगे, उसके बाद हम खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम के द्वारा जो डेफिनेशन बताया गया है वास्तव में ग्रामोद्योग क्या होता है उसको देखेंगे। फिर एक एक करके इससे संबंधित जो योजनाएं वगैरह हैं जो इंपॉर्टेंट है वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ग्रामोद्योग जो है दो शब्द से मिलकर बना है, ग्राम धन उद्योग, है ना। अगर आप संधि विच्छेद भी करोगे तो ग्रामोद्योग ग्राम धन उद्योग। तो ग्राम का मतलब क्या होता है? गांव। उद्योग का क्या मतलब होता है? व्यवसाय। अर्थात ग्रामोद्योग का मतलब ये हो जाता है गांव में संचालित होने वाले छोटे मोटे व्यवसाय या फिर कुटीर उद्योग, जहां पर उन लोगों को रोजगार मिलता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। जैसे कि हस्तशिल्प हो गया, है ना, खादी, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि से संबंधित उत्पाद जो है ये चीज, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि कृषि जो है ग्रामोद्योग के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि कृषि आधारित उत्पाद ही ग्रामोद्योग के अंतर्गत आता है। कृषि अपने आप में एक अलग क्षेत्र हो जाता है। तो ये हो गया आपका ग्रामोद्योग का शाब्दिक अर्थ। वास्तव में ग्रामोद्योग का अर्थ जो बताया गया है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा वो क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में स्थित ऐसे किसी उद्योग से है जिसमें प्रति व्यक्ति निवेश मैदानी क्षेत्र में 1 लाख रुपए और पहाड़ी क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक ना हो। अर्थात जो निवेश करेगा कोई व्यक्ति उद्योग के लिए, अगर हम सामान्य क्षेत्र की बात करें तो 1 लाख रुपए से अधिक वो निवेश नहीं करेगा और 1.5 लाख रुपए से पहाड़ी क्षेत्र में अधिक निवेश नहीं करेगा। ऐसा कोई उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में संचालित है उसी को हम ग्रामोद्योग कहते हैं। ठीक है, तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार ग्रामोद्योग की इकाइयों में प्रति व्यक्ति पूंजी की जो निवेश है, हमने देखा कि सामान्य क्षेत्र में बताया गया है कि 1 लाख रुपए तक हो सकता है। ठीक है, अगर आप कुछ अलग से डेफिनेशन भी देखेंगे तो कई जगह देखने को मिलता है कि वैसे आबादी वाला क्षेत्र जहां पर गांव में अगर आसपास कोई उद्योग है तो 20,000 का आबादी होना चाहिए और उसमें 50,000 तक प्रति व्यक्ति निवेश को भी ग्रामोद्योग की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि ये जो डेफिनेशन है वो आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन जो ऑफिशियल इसके अधिनियम में ही बताया गया है, मैं आपको अधिनियम का आगे स्क्रीनशॉट भी बता दूंगा, प्रॉपर अधिनियम के बारे में बताऊंगा, तो वहां पर ये चीज लिखा हो, इसलिए हमको इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अगला है ग्रामोद्योग के मुख्य क्षेत्र। तो ग्रामोद्योग के अंतर्गत जैसे कि हथकरघा और हस्तशिल्प में क्या कहा जाता है? कपड़ा बुनाई, कालीन निर्माण, बांस और लकड़ी से संबंधित जो उत्पाद बनाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण में क्या जाता है? अचार, पापड़, गुड़, डेयरी, ये सब आप जान रहे हैं ना, तो इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। कुटीर उद्योग में जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, अगरबत्ती, साबुन, कागज उद्योग, हस्त निर्मित वस्त्र में खादी, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र इत्यादि, और जैविक उत्पाद और ग्रामीण कृषि उद्योग से संबंधित में देखेंगे तो जैविक खाद बनाना, शहद उत्पादन, औषधि पौधे लगाना, ये सब चीज जो है ग्रामोद्योग के अंतर्गत आता है। लेकिन अधिनियम में क्या है? ग्रामोद्योग के प्रॉपर 6 कैटेगरी बताया गया है, सॉरी 7 कैटेगरी बताया, 7 वर्ग अधिनियम में, है ना। तो वो 7 वर्ग के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बस ओवरव्यू बता रहा हूँ, ग्रामोद्योग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रामोद्योग के क्या क्या लाभ हैं? स्थानीय रोजगार को बढ़ाता है, शहरी पलायन कम करता है कि गांव के लोग शहर ना जाए, ग्राम में ही उनको छोटे मोटे काम मिल जाए, पर्यावरण के अनुकूलन होते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा बहुत केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करते, बहुत ज़्यादा मशीनीकरण का इसमें उपयोग नहीं होता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलता है। तो ये सब चीज़ जो है वो ग्रामोद्योग के लाभ है। ग्रामीण इलाकों में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना और विकास करने के लिए 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया गया था। अब हम डिस्कस करेंगे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के बारे में। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन से वर्ष में इसको गठित किया गया था। वर्ष
1956 में। ठीक है, किस अधिनियम के अंतर्गत गठित किया था? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956, यहाँ पर लिखा नहीं लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं, आगे मैं आपको अधिनियम भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसका मुख्यालय क्या है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय। क्या काम करता है ये? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो है, शॉर्ट में इसको KVIC कहते हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, है ना। तो भारत सरकार का एक प्रमुख संगठन है जो खादी और ग्रामोद्योग के विकास और संवर्धन के लिए कार्य करता है। तो स्पेशली खादी और ग्रामोद्योग के लिए एक अलग से आयोग बनाया गया है। ये जो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है पूछा जाए आपको, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, शॉर्ट में हम इसको MSME कहते हैं। तो ये MSME के अधीन कार्य करता है। यह एक सांविधिक निकाय है। देखिए, दो तरीके का निकाय आपने सुना होगा, संवैधानिक निकाय और सांविधिक निकाय। सांविधिक को हम कानूनी भी कहते हैं, मतलब किसी कानून के अंतर्गत गठित किसी निकाय को हम सांविधिक निकाय कहते हैं। तो ये क्या है? ये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम के अंतर्गत गठित है, तो ये सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। जो संविधान के अंतर्गत कोई निकाय बनता है तब उसको हम संवैधानिक कहते हैं। तो ये क्या है? सांविधिक या कानूनी निकाय। 1956 में खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसे एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। इसके उद्देश्य क्या क्या है? ग्रामीण इलाकों में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना और विकास करने के लिए योजना बनाना, प्रचार प्रसार कराना, उनको सुविधा उपलब्ध करवाना, उनको सहायता प्रदान करना, जिससे कि आवश्यकता अनुसार ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो कार्यरत अन्य एजेंसियां हैं इससे भी ये सहायता ले सकता है। तो ये जितना भी मैंने आपको बताया खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956। ठीक है, अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे ना तो इस तरीके से आपको PDF देखने को मिलेगा। तो इसमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डेट लिखा हुआ है 25 सितंबर 1956 को। तो ये 25 सितंबर को आया था ये। इसका यहाँ पर देखिए एक तरह का उद्देश्य लिख दिया गया है, खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए एक आयोग की स्थापना करने के लिए तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम, अर्थात खादी और ग्रामोद्योग के विकास करने के लिए और उससे संबंधित जो नियम होगा, आयोग का संरचना कैसी होगी, इसके लिए जो है एक अधिनियम बनाया गया है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम। तो इस अधिनियम में टोटल कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, अगर आपको पूछ दिया जाए तो इसमें 5 अध्याय और 28 धाराएं हैं। सभी धाराओं को याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ धाराओं को मैं बता देता हूं। जैसे इसके धारा 2 के घ में खादी को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर खादी की जो परिभाषा है आप समझ सकते हैं क्या बताया गया है। तो खादी की परिभाषा क्या बताया गया है? खादी से भारत में हाथ से काटे गए सूती हो, चाहे रेशमी या ऊनी धागे से, अथवा ऐसे सब धागों से, मतलब इनके मिश्रण से, सूती रेशमी, रेशमी ऊनी, है ना। तो या तो सूती धागे, रेशमी धागे, ऊनी धागे, या तो इनके मिश्रण से जो हथकरघे पर बुनाई करके कपड़ा बनता है उसी को खादी कहा जाता है। तो यहाँ पर धारा 2 के घ में हमने खादी की परिभाषा को समझा और इसी के हिसाब से आपको याद रखना है कि नहीं। अलग से गूगल में खादी क्या है सर्च करोगे और उसका डेफिनेशन आप याद रख लोगे, उससे काम नहीं चलेगा। हमको क्या है, प्रॉपर सोर्स से जो अधिनियम के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है वहां ध्यान में रखना होता है कि क्या उसने कहा है। फिर धारा 2 के ज में ग्रामोद्योग की परिभाषा भी बताया गया है। तो ग्रामोद्योग की परिभाषा जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था ना कि मैदानी क्षेत्र में 1 लाख तक होना चाहिए पूंजी निवेश, और आपका पहाड़ी क्षेत्र में 1,50,000। तो यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि कोई ऐसा उद्योग जो किसी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित हो, तो ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए, है ना, जो शक्ति के प्रयोग से या उसके बिना किसी माल का उत्पादन करता हो, या मतलब या मशीन से कर रहा हो या हाथ से कर रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, या कोई सेवा करता है, और जिसमें प्रति शिल्पी या कर्मकार नियत पूंजी विनिधान 1 लाख रुपए राशि से अधिक नहीं है। तो मैक्सिमम 1 लाख रुपए कोई व्यक्ति पूंजी निवेश अगर करता है किसी उद्योग के लिए ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत, तो उसको ग्राम उद्योग कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्र के लिए, पर्वतीय क्षेत्र में जो 1 लाख है उसका सीमा बढ़ाकर 1.5 लाख किया गया है, बस यही अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम में ग्रामोद्योग को 7 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, क्या क्या नाम है इसके? एक है आपका खनिज आधारित उद्योग, दूसरा है वन आधारित उद्योग, तीसरा है कृषि आधारित उद्योग, चौथा है पॉलीमर एवं रसायन आधारित उद्योग,
पांचवा है इंजीनियरिंग एवं गैर परंपरागत ऊर्जा, और छठवा है खादी को छोड़कर टेक्सटाइल उद्योग, और सातवां है सेवा क्रियाएं। तो यहाँ पर प्रॉपर 7 कैटेगरी में बांटकर इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये भी बताया गया। तो जल्दी जल्दी हम इसको पढ़ लेते हैं। जैसे खनिज आधारित उद्योग में क्या आएगा, चूना, स्लेट, पेंसिल निर्माण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोना चांदी, पत्थर कटिंग, आभूषण निर्माण, रंग गुलाल, पत्थर, नक्काशी, मिट्टी के बर्तन, इससे संबंधित अगर आप कार्य करोगे तो वो खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से सबके बारे में बताया गया है, तो इसको एक एक करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ आपको दिया गया है, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं। यूट्यूब में देखने वाले ध्यान रखेंगे कि ये जो है डेमो क्लास की तरह आप देख रहे हैं। इसका जो आगे का और सीरीज जो हमारा आएगा, कंप्लीट पैकेज चाहिए तो आपको पेड क्लास ज्वाइन करना होगा, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की संरचना। ये जो आयोग है उसमें कितने सदस्य होंगे, कौन पदेन सदस्य होगा, कितने विषय विशेषज्ञ इसमें सदस्य बनाए जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे अधिनियम के अध्याय 2 में लिखा हुआ है खादी और ग्रामोद्योग आयोग, तो इसकी संरचना धारा 4 में बताया गया। धारा 4 में आयोग की स्थापना और उसका संगठन बताया गया। तो ये सब कुछ जो लिखा हुआ है उसको हमने यहाँ पर सरल शब्दों में लिख दिया है। क्या बताया गया है कि इसमें 6 गैर सरकारी सदस्य होंगे, 1 पूर्णकालिक सदस्य होगा और 5 अंशकालिक सदस्य होगा। विषय विशेषज्ञ इसमें होंगे, 4 विषय विशेषज्ञ होंगे। एक है आपका विपणन क्षेत्र से संबंधित, दूसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जानकार होना चाहिए, तीसरा ग्रामीण विकास का जानकार होना चाहिए, चौथा मानव संसाधन विकास से संबंधित जानकार होना चाहिए। पदेन सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और वित्तीय सलाहकार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से संबंधित। तो ये आपका खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की संरचना हो गई है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका ग्रामोद्योग के विकास के लिए जो अब तक सरकारी प्रयास किए गए, भारत जब से आज़ाद हुआ तब से लेकर जो भी सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं उसका हम एक बार यहाँ पर नाम देख लेते हैं ईयर वाइज। उसके बाद जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसको डिटेल से पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत जो प्रावधान है, विशेषताएं हैं, लाभ हैं, सब कुछ देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1947-8 में कॉटेज इंडस्ट्री बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ना ईयर वाइज, सबका एक ही उद्देश्य था कि ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया जाए, कैसे भी करके उसको आगे बढ़ाया जाए। सबका एक ही उद्देश्य है, तो उद्देश्य सबके लिए बताने की जरूरत नहीं, सबका एक ही उद्देश्य है। आप ईयर वाइज नाम याद रख लेंगे। 1954 में लघु उद्योग विकास संगठन लाया गया, 1955 में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, 1956 में खादी एवं ग्राम उद्योग अधिनियम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट रहता है उसको मैं बताता हूँ, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना होता है। 1957 में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग लाया गया और ये 1956 के अधिनियम के अंतर्गत ही की गई थी, इसलिए इसको भी ना 1956 ही आंसर ले लिया जाता है। तो अगर ऑप्शन में 1956 ना हो तो 1957 भी आप ले सकते हो। फिर 1990 में 1990 में क्या लाया गया, सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसका फुल फॉर्म क्या है सिडबी का, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कई बार ना कुछ चीज़ का फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है कि बताइए इसका फुल फॉर्म निम्न में से क्या है, तो इसको भी आप पढ़ के रखेंगे ताकि आपको फुल फॉर्म याद रहे। 2 अप्रैल 1990 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ITBI की सहयोगी संस्था के रूप में लघु उद्योगों की आर्थिक सहायता के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना की गई, ठीक है। फिर 2001 में देखेंगे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, तो छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया। एग्जैक्ट डेट देखेंगे तो 20 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन छत्तीसगढ़ राज्य में खादी तथा विभिन्न उद्योगों के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए किया गया। छत्तीसगढ़ में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत 9 उत्पादन केंद्र अभी कार्यरत है। तो छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जो है उसको हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, अभी मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे एक एक जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, ग्रामोद्योग से संबंधित जितने भी योजनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको केंद्रीय योजना पढ़ाऊंगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ से संबंधित योजनाओं को पढ़ाऊंगा। तो केंद्रीय योजना में सबसे पहले आ जाता है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो है 2008 में चालू किया गया था, ठीक है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की यह प्रायोजित योजना है। तो ज़्यादातर जितने भी योजना है ना खादी एवं ग्रामोद्योग से संबंधित, वो खादी और ग्रामोद्योग द्वारा ही
प्रायोजित होता है उसके द्वारा ही मैनेज किया जाता है उसको, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का शुभारंभ 15 अगस्त 2008 को हुआ। तो ये शुरू कब से हुआ? 15 अगस्त 2008 को ये शुरू हुआ था। इसे ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के स्थान पर शुरू किया गया था। तो इससे पहले जो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम चल रहा था उसका पुनर्गठन करके एक ग्रामीण शब्द हटाकर उसमें प्रधानमंत्री डाल दिया गया। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ? 15 अगस्त 2008 को, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब ये क्या है? क्रेडिट लिंक्ड कार्यक्रम है, मतलब इसके अंतर्गत जो है आपको कैसे ऋण मिलेगा, अनुदान मिलेगा, सब कुछ आगे देखेंगे, जिससे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रोजगार सृजन हेतु 2008-9 में लाया गया। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इसका लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योगों और कुटीर उद्योगों को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देना, सब्सिडी देना इत्यादि इसका जो है लक्ष्य है ना। अब इसमें पात्रता देखेंगे तो अगर किसी को विनिर्माण में 10 लाख रुपए से अधिक का व्यवसाय करना है, सेवा क्षेत्र में 5 लाख से अधिक का व्यवसाय करना है ना, तो ये लागत राशि है। विनिर्माण क्षेत्र में अगर किसी को 10 लाख रुपए से अधिक लागत राशि का व्यवसाय करना है और सेवा क्षेत्र में 5 लाख से अधिक राशि का क्या करना है? व्यवसाय करना है, तो न्यूनतम 8वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा जो उम्र होना चाहिए वो 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। क्या क्या उद्देश्य हैं इस योजना के? स्वरोजगार को बढ़ावा देना, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्यम स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। रोजगार सृजन करना, बेरोजगार युवाओं और पारंपरिक कारीगरों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, उनको प्रशिक्षण वगैरह देना, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योगों का विकास करना। तो ये सब इसके उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पेशली, आपको क्या है, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित डेटा ही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या इससे संबंधित डेटा आपको याद रखना है। देखिए, इस योजना के अंतर्गत सेवा क्षेत्र हेतु 20 लाख रुपए, ध्यान देंगे, विनिर्माण के हेतु 50 लाख तक के परियोजना निर्माण के लिए जो है क्या दिया जाता है? यहाँ पर सहायता राशि दिया जाता है। कितना परसेंट वाइज भी आपको ध्यान रखना है। तो सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए, विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख परियोजना लागत की ग्रामोद्योग इकाई अगर कोई स्थापित करना चाहता है तो सामान्य पुरुष को 25%, है ना, मतलब 20 का 25%, यहाँ 50 का 25% सामान्य पुरुष को मिलेगा। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला कैटेगरी, इसके अलावा सैनिक कैटेगरी, इनको जो है 35% जो है अनुदान बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में सामान्य वर्ग के पुरुष को परियोजना लागत का 10% देना होगा। सामान्य पुरुष को 10% देना होगा। देखिए, इतना अनुदान मिलेगा, इतना देना ही पड़ेगा, और अन्य कैटेगरी को 5% देना पड़ेगा, ठीक है। अब इस योजना के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें की जा सकता है। कौन कौन सा उद्योग डाला जा सकता है? ईंट निर्माण, फ्लाई एज ब्रिक्स, रेडीमेड वस्त्र निर्माण इत्यादि। इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब हम जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसको इस टेबल में बता देता हूँ। क्या क्या हमने देखा कि सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख, विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख तक बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। तो ओवरव्यू देख लेते हैं। ये लॉन्च कब हुआ? योजना 2008 में। संचालित मंत्रालय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, MSME, ठीक है। क्रियान्वयन एजेंसी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, राज्य खादी बोर्ड या फिर जिला उद्योग केंद्र। लक्ष्य समूह बेरोजगार युवा, स्वयं सहायता समूह, पारंपरिक कारीगर और ग्रामीण और शहरी उद्यमी, है ना। सब्सिडी हमने देखा, तो सब्सिडी को मैंने आपको ग्रामीण क्षेत्र में बताया। तो ग्रामीण क्षेत्र में 25% से 35%, 25% किनको? आपका सामान्य कैटेगरी का व्यक्ति होगा उसको, है ना, सामान्य पुरुष को, और बाकी को 35%। शहरी क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं 15 से 25%। शहरी क्षेत्र में सामान्य पुरुष को 15%, बाकी आरक्षित लोगों को 25% का यहाँ पर अनुदान मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे तो अधिकतम ऋण जो है यहाँ पर, ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर सेवा क्षेत्र है, यहाँ पर देखेंगे विनिर्माण क्षेत्र है तो 50 और सेवा क्षेत्र है तो आपका 20 लाख। अब यहाँ पर लाभार्थियों को कितना अंशदान देना पड़ेगा ये भी हमने देख लिया था कि अगर पुरुष है तो उसको 10% अंशदान देना पड़ेगा परियोजना लागत का। कुल जितना भी लागत का वो इकाई डालना चाहेगा तो उसमें से 10% उसको अपनी जेब से पैसे डालने होंगे और बाकी अन्य कैटेगरी को 5%। आगे बढ़ते हैं। अगला जो योजना है वो है स्फूर्ति योजना, है ना। स्फूर्ति योजना मतलब स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन
ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु ये एक निधि योजना है। ये भी एमएसएमई द्वारा 2005 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो क्रियान्वयन विभाग वगैरह सब चीज़ याद रखेंगे आप। इस योजना का उद्देश्य क्या है? पारंपरिक उद्योगों को विकसित करना, कारीगरों को आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, कारीगरों की, है ना। अगला है क्लस्टर आधारित इसमें विकास किया जाता है। क्लस्टर मतलब कारीगरों और छोटे उद्यमों का समूह बना दिया जाता है, और क्लस्टर इसी को कहा जाता है, किसी न किसी चीज़ का समूह को हम क्लस्टर कहते हैं। तो इसमें छोटे उद्यमी कारीगरों का समूह बनाकर सहायता दी जाती है। अगर वित्तीय सहायता की बात करें तो लगभग 25 करोड़ रुपए तक की सहायता बड़े क्लस्टर को और 5 करोड़ रुपए तक की सहायता छोटे क्लस्टर को दी जाती है। क्लस्टर क्या होता है? आमतौर पर क्लस्टर और कुछ नहीं बल्कि उन संगठनों या फिर उद्यमों का समूह होता है जो अपनी सेवाओं या उत्पादों के आधार पर एक ही श्रेणी में आता है। जैसे कोई ईंट बनाने का काम कर रहा है तो ईंट बनाने वाले 20 लोग एक क्लस्टर बना सकते हैं, क्योंकि एक ही कैटेगरी का काम कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ यहाँ पर अलग से मैंने लिख दी है। अगला है एमपीडीए योजना, मार्केट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम। ये क्या है? भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के तहत ही और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है। उद्देश्य क्या है? खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को बाजार में बढ़ावा देना और उनके विकास में सहायता करना। ठीक है, योजना के अंतर्गत क्या क्या वित्तीय सहायता दी जाती है? संस्थानों और कारीगरों के लिए सहायता क्या क्या है? खादी संस्थानों को कुल सहायता 30% मुहैया कराया जाता है। ग्रामोद्योग इकाइयों को कुल सहायता 20% तक मिलता है। खादी उत्पादों पर उपभोक्ताओं के लिए छूट है। नई तकनीकों और डिज़ाइन नवाचारों में निवेश इत्यादि। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है आपको डेटा से संबंधित चीज़ें याद रखनी नहीं है ना। मैं तो बहुत डिटेल यहाँ पर निकाल के आपके लिए ले आया है, बाकी जगह तो आपको इतना ही चीज़ लिखा है इसका उद्देश्य के बारे में। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा याद रखने लायक है नहीं, इसको आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र योजना, आईसेक। तो ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र योजना जो है ये भी भारत सरकार की योजना है, जिसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। उद्देश्य क्या है? खादी संस्थानों को रियायती ब्याज दरों पर पूंजी उपलब्ध कराना, ताकि वे अपने उत्पाद और विकास कार्य को सुचारू रूप से संचालित कर सकें। तो यहाँ पर ब्याज सब्सिडी, जो ब्याज मिलता है सब्सिडी पर मिलता है, इस योजना के तहत खादी संस्थानों को बैंक से लिए गए ऋण पर 4% रियायती ब्याज दर दी जाती है। तो प्रतिशत याद रख सकते हैं, 4%। शेष जो ब्याज होगा वो सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है खादी ग्रामोद्योग विकास योजना, 2019 में इसको लाया गया। खादी ग्रामोद्योग विकास योजना भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के तहत और खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित एक योजना है। खादी और ग्रामोद्योग सेक्टर के विकास को बढ़ावा देना और कारीगरों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। तो ओवरऑल हम जितने भी योजना पढ़ रहे हैं ना, उसका उद्देश्य तो यही आएगा, क्योंकि इसी के लिए तो योजना बनाया गया है। तो सबके लिए अलग से उद्देश्य से ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप एक माइंड में ये चीज़ रखना है ना। वित्तीय सहायता क्या किया जाता है इसमें? खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को आसान ऋण पर सब्सिडी प्रदान किया जाता है। मशीनों और उपकरणों के आधुनिकीकरण में सहायता किया जाता है। कौशल विकास और प्रशिक्षण पर काम किया जाता है। 50% तक की सब्सिडी मशीनों और उपकरणों पर दे दिया जाता है, और ब्याज वगैरह में भी सब्सिडी प्रदान किया जाता है इसके अंतर्गत। अगला है स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया, ये 2016 में आया। गाँव में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और डिजिटल माध्यम से ग्रामोद्योग को वैश्विक बाजार में जोड़ना। बस इसको इतना ही याद रखना। समग्र ग्रामीण स्वरोजगार योजना 1999 में लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण देना। फिर आपका प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है 2017 में शुरू किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये संचालित है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम करना, आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण तकनीक को अपनाना और किसानों की आय को दोगुनी करना। यहाँ पर 25 से 75% तक की सब्सिडी परियोजना के आधार पर दिया जाता है। मेगा फूड पार्क परियोजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपए तक की भी सहायता राशि दी जाती है। तो इस योजना के अंतर्गत मेगा फूड पार्क वगैरह भी बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको याद रखना। अगला है कुम्हार सशक्तिकरण योजना, 2018 में लाया गया था। परंपरागत कुम्हारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने के लिए इलेक्ट्रिक चौक और आधुनिक उपकरण यहाँ पर प्रदान किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा उद्योग को पुनर्जीवित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर आपका हनी मिशन, मतलब
शहद से संबंधित है, ये 2017 में लाया गया। ग्रामीण उद्योग में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों और बेरोजगार युवाओं को मुफ्त मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है। ठीक है, तो शहद उत्पादन बढ़ाकर आय में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो अगले जो क्लास में छत्तीसगढ़ से संबंधित जो जितने भी योजनाएं हैं ग्रामोद्योग से संबंधित वो हम पढ़ेंगे, और इससे संबंधित एमसीक्यूज वगैरह भी अगले क्लास में देखेंगे। और अगला क्लास जो है वो पेड क्लास के अंतर्गत कंप्लीट पैकेज जो जिन्होंने लिया है उनको मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।